भारत की G20 सदारत के खिताब से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज G20 रहनुमाओं के वर्चुअल सरबराही इजलास की करेंगे सदारत। नई दिल्ली एलामिये के असरात और मौजूदा आलमी चैलेंजेस पर किया जाएगा तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान में इंतखाबी जंग में मुसलसल चला रहे हैं मुहिम। आज वज़ीर-ए-आज़म डूंगरपुर और भीलवाड़ा में करेंगे इंतखाबी रैलियां। अमित शाह और जेपी नड्डा भी आज राजस्थान में करेंगे इंतखाबी रैलियां और साथ ही कांग्रेस ने भी झोंकी अपनी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत कई बड़े लीडर दिन रात चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तशहीर में तमाम पार्टियां लगा रही हैं पूरी कुव्वत। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम पार्टियों के बड़े लीडर वोटरों को राग़िब करने की कर रहे हैं पूरी कोशिश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारियों के ज़ेर-ए-एहतमाम कौमी तालीमी मुहिम न्यू इंडिया के लिए नई तालीम का करेंगी इफ्तिताह। कोट्टापर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें कॉन्वोकेशन में करेंगी शिरकत। इजराइल 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग बंदी के लिए तैयार। काबीना ने तजवीज को दी मंजूरी। 4 रोजा जंग बंदी पर हुआ इत्तेफाक। और भारत को 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ग्रुप ए के दूसरे राउंड के मैच में मिली शिकस्त। कतर ने भारत को 3-0 से शिकस्त देकर दर्ज की आसान फतह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज G20 रहनुमाओं का वर्चुअल सरबराही इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। G20 शेरमा अमिताभ कांत ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। G20 के मंशूर में 205 नुकात पर इत्तेफाक किया गया था। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुनक़िद की जा रही है। अमिताभ कांत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 2.5 महीनों में दूसरी बार वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रहे हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि वज़ीर-ए-आज़म G20 लीडर्स डिक्लेरेशन को नाफिज करने में बहुत संजीदा हैं। वहीं राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग से पहले कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के सरकर्दा लीडर रियासत का मुसलसल दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मैराथन इंतखाबी जलसे करके बीजेपी के लिए अवामी हिमायत इकट्ठा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज रियासत में 2 रैलियों से भी खिताब करेंगे। पीएम पहले डूंगरपुर जिले के सागलवाड़ा में इंतखाबी मीटिंग से खिताब करेंगे और फिर दोपहर में वो कोटरी भीलवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाएंगे। राजस्थान की तमाम 200 सीटों पर एक ही मरहले में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर शाह भी राजस्थान में पूरी ताकत के साथ पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। अमित शाह आज रियासत में 3 इंतखाबी जलसे करेंगे। अमित शाह पाली के जैतनरण में असेंबली हल्के के लोगों से खिताब करेंगे और इसके बाद वो जालौर असेंबली हल्के के लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर में अमित शाह रानीवाड़ा असेंबली हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के इंतखाबी जंग में अपना जोर दिखाएंगे। नड्डा आज 2 जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी सदर सबसे पहले सीकर के दंतारामगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे और इसके बाद वो दौसा में पार्टी की मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रियासती वजीर आला अशोक गहलोत समेत पार्टी के तमाम बड़े लीडरान दिन रात इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम में भी तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम पार्टियों के बड़े लीडर वोटरों को राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी। इस तरह इंतखाबी मुहिम में तकरीबन एक हफ्ता बाकी रह गया है। तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा रियासत के कोने कोने में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज के ज़ेरे अतमाम कौमी तालीमी मुहिम नए भारत के लिए नई तालीम का आगाज करेंगी। बादासा सदर जमहूरिया पोटा पड़थी जाएंगी, जहां वो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। कबलाजी सदर द्रौपदी मुर्मू ने कल उड़ीसा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के 15वें सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत की। सदर ममलिकत ने तलबा को मेडल्स और डिग्रियां पेश की। सदर जमहूरिया ने उड़ीसा के बादाम पहाड़ में 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये 3 नई ट्रेनें बादाम पहाड़ टाटा नगर मेमू, बादाम पहाड़ राउरकेला हफ्तावार एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार हफ्तावार एक्सप्रेस हैं। सदर जमहूरिया ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन में बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक तकरीबन आधे घंटे का सफर भी किया और इसके साथ ही सदर ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखा, जो तकरीबन 12.12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के अपने दौरे के तीसरे दिन आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में न्यू एजुकेशन न्यू इंडिया की मुहिम का आगाज करेंगी। हमारे नामानिगार ऋषि कुमार ने इस प्रोग्राम के बारे में ब्रह्मा कुमारी संबलपुर के जोन इंचार्ज राज योगेशनी पार्वती दीदी से बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य उड़ीसा में 3 दिनों के लिए यहाँ आई हुई हैं और उनको अपने कार्यक्रम के तीसरे दिन ब्रह्म कुमारी आश्रम में आना है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो संबलपुर की जोन इंचार्ज हैं राजयोगिनी पार्वती दीदी, वो हमारे साथ हैं। पार्वती दीदी से बात करते हैं। दीदी, महामहिम आश्रम में आ रही हैं, उनका क्या कार्यक्रम है? महामहिम राष्ट्रपति वैसे नई भारत के लिए नई शिक्षा की संबंधित एक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन होने जा रहा है। वो भव्य रूप से उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें पश्चिम उड़ीसा की 9 प्रांतों से या सारी पश्चिम उड़ीसा से भाई बहनें आने वाले हैं, विशिष्ट में आने वाले हैं। इसलिए भव्य रूप में कार्यक्रम होने वाला है और साथ ही साथ नए विश्व के लिए, नई भारत के लिए नई शिक्षा की जो आवश्यकता है वो इसलिए है कि आज संसार के अंदर भले भौतिक शिक्षाएं बहुत दिया जा रहा है, शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता की शिक्षा बहुत जरूरी है। जो नैतिक पतन हो चुके हैं सारे संसार के अंदर, नैतिक उत्थान, मूल्यों की धारणाएं जो हर मानव को जरूरी है, और विश्व के अंदर ये मूल्यों की कमी के कारण दुख, अशांति, मन की पीड़ाएं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपका आश्रम निश्चित तौर से चरित्र निर्माण के लिए देश में काम करता है, लेकिन जब इस तरीके से जो हमारे देश की जो शीर्ष नेतृत्व कहीं पर जाते हैं तो लोगों में किस तरीके का संदेश जाता है और आप लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है इन सब चीजों से? वैसे तो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें जाति, धर्म, वर्ण भेद को छोड़ करके बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक इस शिक्षा को सहर्ष स्वीकार इसलिए करते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करने के फलस्वरूप आंतरिक जो बुराइयां हैं अपने आप छूट जाता है। तो हमने बात की पार्वती दीदी से। ब्रह्म कुमारी जो निश्चित तौर से एक ऐसा संस्थान है जो लोगों के चरित्र निर्माण के लिए काम करता है, और जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर से जो लोग यहाँ पर होंगे तो एक अलग ऐसा वातावरण होगा जो राष्ट्र निर्माण में एक अलग भूमिका निभाएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, संबलपुर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मथुरा के दौरे पर होंगे। वज़ीर आज़म शाम 4:30 बजे मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं यौम पैदाइश मनाने के लिए मुनक़िद एक प्रोग्राम
संत मीराबाई जन्म उत्सव में शिरकत करेंगे और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म संत मीराबाई के एजाज में एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे और इसके अलावा वो इस मौके पर मुनक़िद होने वाले सकाफती प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब संत मीराबाई की याद में साल भर के प्रोग्रामों का आगाज भी करेगी। आपको बता दें कि संत मीराबाई भगवान कृष्ण से अपनी अकीदत के लिए मशहूर हैं। उन्होंने बहुत से भजन और छंद लिखे जो आज भी मकबूल हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने मंगल को बड़ी कार्रवाई की और कांग्रेस से मुंसलिक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया के 751.9 करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने कहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के हिस्से के तौर पर की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में फैली जायदादों को आर्जी तौर पर जब्त किया गया है। जब्त किए गए असासों में एजेएल के 661.69 करोड़ रुपए और यंग इंडिया के 90.21 करोड़ रुपए के असासे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए रकम न देने पर दिल्ली हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा है कि आपका इश्तिहारी बजट इसमें लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स न देने पर दिल्ली हुकूमत को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली हुकूमत के इश्तिहारी बजट को रोक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से एक हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए अदा करने को कहा है। दिल्ली हुकूमत को मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट की बकाया रकम को लेकर केजरीवाल हुकूमत को अल्टीमेटम जारी किया है। दिल्ली हुकूमत के तवील अरसे से वाजिबात अदा न करने पर सख्त सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से एक हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए अदा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये रकम अदा नहीं की गई तो दिल्ली हुकूमत के इश्तिहारी बजट पर पाबंदी लगाकर ये रकम अदा की जाएगी। ताहम अदालत ने कहा है कि उसका ये हुक्म एक हफ्ते तक ज़ेर-ए-इल्तवा रहेगा और अगर हुकूमत इस मुद्दत के दौरान बजट मुख्तस नहीं करती है तो उसका हुक्म नाफिज हो जाएगा। अदालती हुक्म के बाद बीजेपी ने दिल्ली के वजीर आला पर हमला करते हुए कहा है कि ये हुकूमत तरक्की की दुश्मन है और दिल्ली की छवि को खराब कर रही है। इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद अगर कोई नैतिक रूप से चल रही सरकार होगी तो उसको अपने ऊपर शर्म आएगी, लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। दिल्ली के इमेज को कैसा बना दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बेंच ने कहा कि अप्रैल में दिल्ली हुकूमत ने रकम देने का वादा किया था। बेंच ने कहा कि दिल्ली हुकूमत के बजट में पिछले 3 सालों में तकरीबन 1100 करोड़ रुपए इश्तिहारात के लिए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा माली साल में भी ये रकम 550 करोड़ रुपए है। बेंच ने कहा कि बजट मुख्तस एक ऐसी चीज है जिसे हुकूमत को पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर कौमी मंसूबे मुतासिर होंगे और इसके बजाय इश्तिहारात पर पैसा खर्च किया जाएगा तो हमें इश्तिहारात के फंड्स को मंसूबों पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। It is appalling, it is saddening, it is heart-wrenching that the Kejriwal government is only involved in corruption and is involved in actually tooting its own horn through advertisement, but refuses to contribute or work towards the benefit of the people of this country, especially of Delhi. वाज़ेह रहे कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट मरकज और रियासती हुकूमत के ताउन से बनाया जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का फंड फराहम नहीं किया है। अदालत ने सख्त लहजे में दिल्ली हुकूमत से पूछा है कि इश्तिहारात पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि दिल्ली हुकूमत के पास मफादे आमा से मुताल्लिक स्कीमों के लिए पैसे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और कौमी राजधानी दिल्ली की हवा अब भी जहरीली है और इसकी आलूदगी की सतह अब भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हवा के मयार का इंडेक्स संगीन ज़ुमरे में है। लोगों को सांस लेने में मुसलसल तकलीफ हो रही है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज भी दिल्ली में हवा के मयार का इंडेक्स संगीन ज़ुमरे में है। AQI अशोक विहार में 405, जहांगीरपुरी में 428, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 404 और द्वारका सेक्टर 8 में 403 रिकॉर्ड किया गया है।
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन वोकल फॉर लोकल की झलक दिखा रहा है। पवेलियन को खुद कफील भारत के पेश नज़र डिजाइन किया गया है। पवेलियन में 214 स्टॉल्स हैं जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के कारीगरों ने तैयार किया है। ये मसनूआत हिंदुस्तान के भरपूर विरसे और दस्तकारी का सबूत हैं। हमारे नामनिगार धीरज कुमार ने खादी इंडिया के सदर मनोज कुमार से बात की। को कैसे मिली है नई प्रसिद्धि, कैसे खादी जो हमारे देश का ब्रांड बन गया है और खादी की पहुंच घर घर तक बन रही है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज कुमार जी। सबसे पहले सर, जो खादी की ब्रांडिंग की बात करते हैं, आज हम ट्रेड फेयर में मौजूद हैं, ये जो खादी को ब्रांडिंग मिली है कैसे मिली है? आप सब जानते हैं कि आज के दिन पूज्य बापू की इस विरासत के ब्रांड एम्बेसडर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो खादी 2014 से पहले वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी, उसको वेंटिलेटर से निकाल के आज 1,35,000 करोड़ रुपए का ब्रांड अगर बनाने का किसी ने काम किया है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। खादी की अगर हम बात करें तो इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है वोकल फॉर लोकल का? खादी हमारे ग्रामीण भारत से, जहाँ पे हमारे स्थानीय उत्पादक अपने हाथों से इन उत्पादों को तैयार करते हैं, उन उत्पादों को एक ब्रांड, एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जिसकी सख्त आवश्यकता थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में हम लोगों ने उसको हासिल किया है। लोग कहते हैं खादी महंगी है, आप हमेशा कहते हैं कि नहीं खादी तो सस्ती हो गई। लोग कहते हैं कि इसकी जो मजदूरी वो महंगी है, आप कहते हैं कि हमने मजदूरों का कीमत बढ़ा दिया। ये कैसे संभव हुआ है? आप एक बात समझिए, हमारे कारीगर भाई बहन ग्रामीण भारत में बैठकर अपने हाथ की ताकत से, अपनी पसीने की मेहनत से इन उत्पादों को तैयार करते हैं, तो क्या उनको वाजिब दाम मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अगर उनको वाजिब दाम दिलवाना है तो हमें उनके इस परिश्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। और रही बात प्राइस बढ़ने की, तो कीमत जब आप इतना विराट स्वरूप हासिल कर लेते हैं तो कीमत अपने आप, उसका नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। कि अगर हम दिहाड़ी की बात करें या कहें कि उनका जो काम है उस पर कितना प्रतिशत का इजाफा आपने किया? अभी हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से एक साथ करीब 33% की वृद्धि उनके वेजेस में की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब खादी इतना विराट स्वरूप ले रहा है, तब हमारे खादी विभाग में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की वेजेस, उनकी चिंता आप लोग करते हैं कि नहीं? ब्रांडिंग आपको मिला, खादी नए स्वरूप में है, नए आकार खादी को मिल चुका है, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है? खादी में पिछले 9 साल में हम लोगों ने खादी के क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और एम्प्लॉयमेंट, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1 साल में नए रोजगार, 9.5 लाख लोगों को नए रोजगार देने का काम हमारे विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में किया है। खादी न केवल देश में खादी की मांग, बल्कि खादी की मांग विदेशों तक हुई है और इसके पीछे जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, प्रगति मैदान। और गोवा में जारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म मार्केट की तारीख में पहली बार वीएफएक्स और टेक पवेलियन की नुमाइश की गई है। आज के दौर में सिनेमा किस तरह मुतहर्रिक और जदीद तरक्की कर रहा है, फिल्म प्रोडक्शन के शोबे में नए इम्कानात पेश हो रहे हैं और फिल्म प्रोडक्शन के शोबे में नए इम्कानात और पेशरफ्त भी इस पवेलियन में देखी जा सकती हैं। ज़ायरीन वर्चुअल रियलिटी के जरिए भी इन टेक्नोलॉजीज का तजर्बा कर सकते हैं। गूगल, आर्ट्स एंड कल्चर, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और सोनी समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इजराइल काबीना ने इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दरमियान 50 मकमियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मुआहदे के तहत पहली बार यरगमालियों के बदले 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया।
इजराइल ने अपनी जेलों में कैद बाज फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर भी रजामंदी जाहिर की है। हमास गजा में इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा भी करती है, जिस पर इजराइल तैयार नहीं। इजराइल ने अब तक रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 2 पेट्रोल टैंकर्स को गजा पहुंचने की इजाजत दी है। और शुमाली कोरिया की जानिब से जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किए जाने के बाद जनूबी कोरिया और जापान ने हंगामी वार्निंग जारी कर दी है। दोनों ममालिक ने खदशा जाहिर किया है कि इस सैटेलाइट को मदार में नस्ब करने के बाद खतरा बढ़ गया है। जापान ने अपने जे अलर्ट नशरियाती निज़ाम वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया ने एक ऐसा मिसाइल फायर किया है जो ओकिनावा के जुनूबी इलाके के रिहायशियों के लिए खतरा बन सकता है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा के दफ्तर के मुताबिक टोक्यो ने सैटेलाइट को मार गिराने की तैयारी के लिए जवाबी इक़दाम किए हैं और ओकिनावा के मयाको शिगाकी और यूनागोनी जजायर पर PAC-3 जमीन पर मबनी मिसाइल डिफेंस बैटरियां तैनात की गई हैं और मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एजिस डिस्ट्रॉयर जो 3SM इंटरसेप्टर्स से लैस हैं जो भी तैनात किया गया है, उसको भी तैनात किया गया है। और जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया में हजारों हेक्टेयर जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। बोलीविया के वजीर दिफा के मुताबिक आग ने बोलीविया के अमेज़न के 3 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा इलाके को तबाह कर दिया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्म लहरों के जारी रहने का इम्कान है। वहीं दूसरी जानिब सदर लुइस आर्के ने आग पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी मदद तलब की है। वेनेजुएला के 30 फायर फाइटर्स बोलीविया पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि 100 फायर फाइटर्स वहां भेजे जाएंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से चाहे उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की यहाँ पर हमने सुर्खी ली है, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में पीर को गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर बहस की गई और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की सफ़ीर रुचिरा कंबोज ने कहा है कि हिंदुस्तान हमेशा से आज़ाद फ़िलिस्तीन के क़याम की हिमायत करता रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में होने वाली हर उस कोशिश के साथ है जिससे जंग की वजह से गज़ा में पैदा होने वाली इंसानी सूरत हाल बेहतर हो सके। वहीं रोज़नामा इनकलाब में भी इसी के हवाले से सुर्खी लगी है, वो भी आपको बता देते हैं, जहां फ़िलिस्तीन पर इजरायली जारियत लगातार बरकरार है और यहाँ पर इजराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी की कोशिश हुई है और ये 5 दिन के लिए जंगबंदी और तकरीबन 300 फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले 50 इजरायली कैदियों की रिहाई का मुआहदा हुआ है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा के यरगमालियों की वापसी में पेशरफ्त। वहीं हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा है कि हमास ने जंगबंदी पर अपना मौक़िफ़ सालिसियों और कतर तक पहुंचा दिया है। आगे की खबरों को भी जान लेते हैं, जहां दिल्ली से यहाँ पर खबर है, बांग्लादेश से यहाँ खबर है। बांग्लादेश में जनवरी में आम इंतखाबात होने वाले हैं और वहाँ ज़बरदस्त मुजाहरे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बांग्लादेश में इलेक्शन से कबल यहाँ पर 149 अपोजिशन रहनुमाओं को सजाएं दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी, हवा की आलूदगी का मयार बेहद ख़राब है और अभी तक भी ये मयार ठीक नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने दावा किया है, उन्होंने एक तहकीक में पाया है कि कोरोना वबा ने दिल के मरीजों को कमज़ोर किया है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। यहाँ एक और ख़बर है कि नए साल से पहले दिल्ली को डायनासोर पार्क मिल जाएगा। यहाँ बता दें कि यहाँ पर 80% इसका काम जो है वो दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा और इसके जल्द इस पार्क के बन जाने की उम्मीद है, जहाँ पर लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में हिंदुस्तानी टीम को अपने दूसरे मैच में कतर के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कतर ने मिशाल के गोल की मदद से मैच के शुरू में ही 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली थी। वहीं दूसरे हाफ के आगाज में अली ने कतर की जानिब से दूसरा गोल किया। कतर की जानिब से तीसरा गोल मैच के 46वें मिनट में देखने को मिला और दूसरे राउंड में कतर की ये मुसलसल दूसरी जीत है। हिंदुस्तान के तजुर्बेकार बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज एडवाणी ने अपने करियर का 26वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है और उन्होंने दोहा में खेली गई ABSF वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग अप में फतेह हासिल की है। फाइनल मैच में उन्होंने भारत के सौरव कोठारी को शिकस्त दी। एडवाणी ने कुआलालंपुर में गुज़िश्ता साल के टाइटल मैच के नतीजे को दोहराते हुए कोठारी को 1416 से शिकस्त दी। और स्टार हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में चाइनीज ताइपे के जो टेल चिन के खिलाफ सीधे गेम्स में जीत के साथ मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। 31 साला प्रणय ने अपने राउंड में दुनिया के 12 नंबर के खिलाड़ी को 18-21, 22-20 से शिकस्त दी और गुज़िश्ता हफ्ते जापान में अपनी शिकस्त का बदला लिया। वहीं मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की टॉप सीट जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रही है। हिंदुस्तानी जोड़ी ने पहले राउंड में इंग्लैंड के बैन लेन और शैन वेंडी को 21-13, 21-10 से शिकस्त दी। सात्विक और चिराग की जोड़ी अगले राउंड में जापान के खिलाड़ियों से टकराएगी। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दी इजाजत। आदाब।